हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। की सबसे बड़ी खबर, लड़ाकू विमान राफेल भारत के लिए रवाना हो चुका है। जी हां, 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और वो इस वक्त भारत के रास्ते में। ये तस्वीरें देखिए कुछ देर पहले फ्रांस एयरबेस की, जहां से लड़ाकू विमानों ने हवाई उड़ान भरी है भारत आने के लिए। बुधवार को भारत पहुंचेंगे, अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे। और पीछे देखिए तिरंगा दिखता हुआ इन पर पेंट हो गया है। तो ये फ्रांस की मेरिनेक एयरबेस है। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से ये 5 लड़ाकू विमान जो उड़ान भर चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब से चंद लम्हों पहले की तस्वीर है, जिस समय ये 5 लड़ाकू विमानों का जत्था टेक ऑफ करने के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। उस समय की ये तस्वीर, ये देखिए, ये भारत की ताकत, लड़ाकू विमान राफेल। हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए ये राफेल विमान जो परसों बुधवार को अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा और फिर एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। और सोचिए जरा, हिंदुस्तान की ताकत किस तरीके से बढ़ेगी। आ रहा है दुश्मनों का काल। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है कि रुमाना ब्रेक नहीं लेना चाहिए। तस्वीरें बड़ी शानदार से आ रही हैं, तस्वीरों को दिखाना चाहिए, दर्शकों को बताना चाहिए। राफेल का इंतजार हिंदुस्तान की आवाम बीते 1 साल से कर रही है, और खासकर तब जबकि राफेल को लेकर हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, खासकर पॉलिटिकल चुनावों को लेकर इतनी बातें कही गई राफेल के खरीद को लेकर कि अच्छा विमान नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। लेकिन अब यही विमान भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाएगा, आन बान शान बनेगा और दुश्मनों के लिए काल बनेगा। और जैसा कि हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि अंबाला एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है। 5 विमान है ये, और इनकी जो मारक क्षमता है उससे पाकिस्तान और चीन को सचेत हो जाना चाहिए। वो चीन जो आजकल आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है गलवान इलाके में, उस चीन के लिए भी ये लड़ाकू विमान एक तरीके का खतरा लेकर आ रहा है। इसका इस्तेमाल जब भारतीय वायुसेना करेगी तो जाहिर तौर पर दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए जो अंबाला एयरबेस है वहां पर इसकी तैनाती जो है वो रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो जाती है। क्योंकि आप समझिए, चीन के साथ भारत के जिस तरीके का विवाद चल रहा है, इस दौरान लद्दाख में 1 हफ्ते के भीतर तैनात किए जाने की क्षमता है इस लड़ाकू विमान राफेल की। हालांकि इससे पहले अगर राफेल हमारे पास ना हो तो एक तरीके से उसमें ज्यादा लंबा समय लग सकता है। लेकिन ये राफेल आने के बाद हिंदुस्तान की क्षमता, हिंदुस्तान की ताकत, और इस समय आप देख रहे हैं ये लड़ाकू विमान राफेल का हवा में इसका दबदबा किस तरीके का होता है। और पूरी तरीके से मिसाइल से लैस ये लड़ाकू विमान जो भारत ने फ्रांस से खरीदा है, जो अब हमारी वायुसेना की शक्ति बढ़ाने आ रहा है। मिसाइल्स राफेल की पहले ही भारत को मिल चुकी है। आज विमान उड़ा है, विमान जुड़ जाएगा जो भारतीय बेड़े में। और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन के दाहिनी ओर देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, वो जब मिसाइल का इस्तेमाल राफेल करेगा दुश्मनों के खिलाफ, उसकी कमर्शियल तस्वीरें हैं। ये रिलीज किया गया था वीडियो की किस हद तक फायर पावर है और कैसे ये गेम चेंजर साबित हो सकता है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। क्योंकि इतने ज्यादा आधुनिक मॉडर्न विमान अभी हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास नहीं है। और जैसा कि इंडियन एम्बेसी ने फ्रांस में जो है उसने ट्वीट किया है और कहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट मैन्यूवर्ड बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट पायलट्स सोर इनटू द स्काई, एम्ब्लेमेटिक ऑफ न्यू हाइट्स इन इंडिया फ्रांस डिफेंस कोलैबोरेशन। यानी भारत और फ्रांस की रक्षा दोस्ती जो है, जो कोलैबोरेशन है, उसमें एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, नई दोस्ती की इबारत लिखी जा रही है। अच्छा, मैं दर्शकों को यहां पर यह भी बता दूं सुमित कि ये जो राफेल है ये भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा, जो राफेल विमान से सुसज्जित भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन है। तो किसका हिस्सा बनने जा रहा है ये राफेल? भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का। इसकी खासियत जरा देखिए। सबसे पहले वजन जानिए। 24,500 किलो का इसका वजन और रेंज 3,700 किलोमीटर की है। इसकी टॉप स्पीड 2,130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पूरे विमान की लंबाई की अगर बात की जाए तो 15.3 मीटर का ये है। और उड़ान देखिए, 5.30 मीटर की उड़ान
और विंग स्पैन की अगर बात की जाए तो 10.90 इसका विंग स्पैन बनता है। ये है रफेल। जानिए रफेल को। हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद है। नीरज, सबसे पहले तो हमें लगता है आपको दर्शकों को बताना चाहिए रफेल की ताकत, रफेल की क्षमता, रफेल का दबदबा, जिसे देखकर इस समय दुश्मन यकीनन कांप तो रहा होगा। बिल्कुल रुबारा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो रफाल लड़ाकू विमान है अपनी जनरेशन के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है दुनिया के, और अपनी ये दमखम दिखा चुके हैं, क्षमता दिखा चुके हैं, युद्ध के मैदान में दिखा चुके हैं। फ्रांसीसी जो वायुसेना है उसको इस्तेमाल कर चुकी है इनको, और इसीलिए भारत ने इन 36 रफाल लड़ाकू विमानों को लेने का फैसला किया था वर्ष 2016 में। और अब जो है उड़ान, जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं कि फ्रांस से मेरिग्नाक एयरबेस से उड़ चुके हैं 5 फाइटर जेट्स हैं जो आ रहे हैं, और इनकी मिसाइल जो है, जिनके बारे में अभी सुमित जी बता रहे थे कि जो मिट्टी मिसाइल है, मीका और स्कैल्प मिसाइल, वो पहले ही भारत पहुंच चुकी है। रोमाना, ये और बताऊंगा मैं आपको कि जब भी कभी कोई फाइटर जेट्स जो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं या किसी और वायुसेना में भी हुए हैं, उनको करीब 2 से 3-6 महीने तक भी लग जाते हैं उनको ऑपरेशनली तैयार होने में। लेकिन जो रफाल लड़ाकू विमान आ रहे हैं, जब वो अंबाला में पहुंचेंगे बुधवार को, तो विद इन 1 वीक यानी 1 हफ्ते के अंदर वो ऑपरेशनली डिप्लॉय हो जाएंगे, तैनात कर दिए जाएंगे। ऐसे जो जानकारी मिल रही है, उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उनकी मिसाइल के साथ, जो मिट्योर मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है और जो मीका मिसाइल है। इन तीनों मिसाइल के साथ लैस कर दिया जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि उनको चीन और पाकिस्तान, शुरुआत में चीन सीमा पर ज्यादा उनको तैनात किया जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं टकराव हमारा यानी भारत का जो है चीन के साथ चल रहा है पूर्वी लद्दाख में। अंबाला एयरबेस गया था क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ही, नॉर्दर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों के लिए ही स्ट्रेटेजिक बेस है ये भारतीय वायुसेना का, जहां पर इनको तैनात किया जाएगा गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन, 17वीं स्क्वाड्रन। नीरज, ये भी जानना चाहेंगे, लड़ाकू विमान उड़कर चल रहे हैं, वहां से पहुंच रहे हैं, यहां पहुंचेंगे परसों, अब लगातार उड़ेंगे या बीच में स्टॉप ओवर है? क्योंकि बुधवार को अंबाला पहुंचना है, बुधवार को भारतीय बेड़े में शामिल होंगे ये, तो क्या प्लान, इनका रूट क्या है आने का? देखिए, कुल 7000 किलोमीटर का जो रास्ता है, सफर है, वो तय करना है इनको मेरिग्नाक से अंबाला एयरबेस तक। ये जो अभी जो शुरुआत हुई है मेरिग्नाक से चले हैं, ये पेरिस से करीब 400 से 450 किलोमीटर दूर है ये मेरिग्नाक एयरबेस। बोर्दू जगह है जहां का ये मेरिग्नाक एयरबेस जो फैसिलिटी है दसों की, जहां जिन्होंने बनाया है, जिस कंपनी ने, दसों ने, रफाल को, वहां से उन्होंने उड़ान भरी है। तो वहां से 7000 किलोमीटर चल के आएंगे। बीच में यूएई में फ्रांस का एक फ्रांसीसी जो वायुसेना है उनका एक बेस है अल दफरा में, जो आबू धाबी के बेहद करीब है। अल दफरा में वहां पर ये स्टे करेंगे, हॉल्ट करेंगे 1 रात, और उसके बाद फिर अंबाला पहुंचेंगे। अब हालांकि जो अल दफरा तक का भी जो रूट है बहुत लंबा रूट है, करीब 3 से 4000 किलोमीटर का है। वहां उसी के लिए जो 2 रिक्यूलर्स जो है फ्रांसीसी वायुसेना के 2 रिक्यूलर्स है, जो एयरक्राफ्ट है, वो साथ में आ रहे हैं इन 5 एयरक्राफ्ट की, ताकि जरूरत पड़ने पर रास्ते में इनको यानी आसमान में ही उनकी रिफ्यूलिंग कर दी जाए, क्योंकि रफाल लड़ाकू विमानों में आसमान में ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी सुविधा है। तो उनकी रिफ्यूलिंग करेंगे, अल दफरा में नाइट स्टे करेंगे और फिर बुधवार को अंबाला सीधे पहुंचेंगे, वहां पे 1 नाइट हॉल्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रूट जो है ये रफाल लड़ाकू विमान जो है वो ले सकते हैं। 7000 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से मेरिग्नाक अंबाला से। बिल्कुल, 7364 किलोमीटर का फासला मेरिग्नाक फ्रांस के एयरबेस से अंबाला एयरबेस का, बीच में अल दफरा में स्टॉप ओवर, जिस तरीके से नीरज राजपूत बता रहे हैं हमें। और नीरज, भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं जिन्होंने रफेल विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली है, वही इन विमानों को उड़ाकर लेकर आ रहे हैं भारत? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 5 एयरक्राफ्ट हैं उनमें 2 जो हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी उनमें एक में 2 पायलट बैठ सकते हैं, यानी कि 4 जो पायलट्स होंगे वो उन ट्रेनर एयरक्राफ्ट में होंगे, 2 में, और बाकी 3 में जो है एक फाइटर पायलट होगा, जो कि फाइटर जेट्स हैं। तो कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं कि 10 जो है क्रू जो है, 10 पायलट का क्रू जो है वो चला है वहां से, मेरिग्नाक से चला है, जिनको डी ऑफ किया खुद जो भारत के राजदूत हैं फ्रांस में, जावेद अशरफ साहब, उन्होंने किया है। तो वहां से 10 पायलट्स चले हैं, लेकिन जो बैठे होंगे यानी कि जो उड़ान भर रहे होंगे उन 5 एयरक्राफ्ट में 4 और 3 7 जो पायलट्स होंगे वो उन फाइटर जेट्स में होंगे, 5 फाइटर जेट्स में होंगे, और बाकी जो 3 जो फाइटर पायलट्स हैं वो जो वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनके साथ है। ये चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जब ये भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा परसों 29 तारीख को नीरज, उसके बाद ये क्या उसी दिन से तैयार हो जाएगा?
निगहबानी के लिए पाकिस्तान पर, चीन पर, सीमा की रक्षा पर, या उसके बाद कुछ वक्त लगेगा? देखिए सुमित, जो ऑफिशियली जो कमीशनिंग है इन रफाल लड़ाकू विमानों को पिछले साल हो चुकी है। पीछे जाना पड़ेगा आपको, दशहरा के मौके पर अक्टूबर 2019 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे मेरिकनाथ में, वहीं पर उनकी कमीशनिंग हो गई थी। छत्र पूजा उनकी रफाल लड़ाकू विमानों की वहीं पर हो गई थी। उसका मतलब था कि वो शामिल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना में, और उनकी उन पर जो ट्रेनिंग जो थी, जो खासतौर से भारत के लिए बने फाइटर जेट्स हैं, उन्हीं पर ये 10 जो फाइटर पायलट्स हैं ये ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पर लगातार जगह से, ताकि इनको जब यहाँ पर आए, अंबाला में आए, क्योंकि एक जो कोई भी फाइटर जो जेट्स होते हैं इनको किसी भी ऑपरेशनली डिप्लॉय करने के लिए काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि इनकी मिसाइल्स इंटीग्रेट होती है, वेपन इंटीग्रेट होते हैं, इनके एवियोनिक्स इनके इंटीग्रेट होते हैं। लेकिन ये अब ऐसा नहीं, ये रेडी टू यूज आएंगे यहाँ पर रफाल लड़ाकू विमान, और मुश्किल से एक हफ्ता लगेगा जब ये ऑपरेशनली डिप्लॉय हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीन सीमा पर तैनात कर दी। अच्छा नीरज, मुझे लगता है आपको दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि अंबाला एयरबेस जहां पर इन्हें लाया जा रहा है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वहां लाने के पीछे की रणनीति भारत की लड़ाकू विमान राफेल को। देखिए रोमाना, जो अंबाला एयरबेस है ये दिल्ली से बेहद करीब है, करीब 150 किलोमीटर के करीब है, और जो इसकी पोजीशनिंग है, जो इसकी लोकेशन है हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर है बिल्कुल ये, तो वहां से जो पाकिस्तान और चीन दोनों की जो बॉर्डर्स है, सरहद है, वो लगभग बराबर ही है। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश या लद्दाख की तरफ देखें जो चीन से कटी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा है, या फिर पाकिस्तान से कटी हुई जो एलओसी है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो लगभग बराबर है। तो वहां इसीलिए इनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया कि दोनों फ्रंट पे, 2 फ्रंट पर इनको तैनात किया जाएगा। यहाँ पर 18 जो फाइटर जेट्स होंगे अंबाला में होंगे, और ऐसे ही 18 फाइटर जेट जो होंगे वो हाशीमारा पश्चिम बंगाल में तैनात होंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, ज्यादा बेहतरी से बता सकते हैं। विंग कमांडर साहब, ये जानना चाहेंगे इस पूरे राफेल की तैनाती के साथ भारतीय वायुसेना को कितना बड़ा बूस्टअप मिलेगा, और हमारे एनिमीज जो हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको कितना परेशान होना चाहिए? बख्शी साहब देखिए, ऐसा है, हमारे को एक फिक्र ये सदैव सताती रही है कि हमारे जहां पे 45 कौन होने 28 के हैं, ये जो प्रॉब्लम थी, और उन भागों की यहाँ की कब से हम बात कर रहे थे, अब कम से कम ये है उनके देर आए ये हो गया है, पर इससे जरूरत अब कंपटीशन हो रही है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ रही है, तो इस समय आना। बख्शी साहब, हम लौटेंगे आपके पास। सर, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको बेहतर कराते हैं हम। इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं, देख सकते हैं आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख इस समय इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ राफेल विमान जिसने फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर ली है। हालांकि ये भारत परसों पहुंचेंगे, क्योंकि 7,364 किलोमीटर का फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से अंबाला के एयरबेस का जो फासला है 7,364 किलोमीटर है। बीच में अबू धाबी के नजदीक अल-धफ्रा में इसका हॉल्ट होगा। और बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पायलट ही जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो इन राफेल लड़ाकू विमानों को उड़ाकर हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें राफेल लड़ाकू विमान की अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है अंबाला एयरबेस, वहां इन लड़ाकू विमानों की, राफेल की तैनाती की जाएगी, ताकि एक बड़ा संदेश दोनों देशों को, पाकिस्तान को भी और चीन को भी। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल साहब, आपको बीच में काटा था, माफी चाहते हैं, लेकिन तस्वीरें आ रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे, इसकी तैनाती के साथ भारतीय बेड़े को कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, और चीन को और पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कितना परेशान होना चाहिए राफेल को देखकर? देखिए, यही मैं बता रहा था कि मेरी आवाज आ रही है जी? कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में, लेकिन आप बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। हाँ, देखिए, ये जो हमारी जो स्क्वाड की कमी आ गई थी, ये पूछ रहे थे हमारे दुश्मन देश हैं, हम इसमें बहुत हताश हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अब राफेल आ गए हैं। ना, राफेल की खूबियां क्या है,
ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल मतलब बहुत सारे रोल्स कर सकता है। हर फन मौला जो आप उर्दू में बोलते हैं, ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकता है, उसी समय एयर डिफेंस का रोल एकदम अदा कर देगा, इंटरसेप्शन एकदम कर सकता है, इंटरडिक्शन, सर्वे रेकी, नाइट रेकी और क्या कहते हैं फोटोग्राफी, और यहां तक कि इसके अंदर वेपन्स जो इतने वेरियस टाइप के हैं। आपको लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एयर टू ग्राउंड बॉम्ब लाइक हैमर, फिर आपके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है मिटियोर, फिर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जो है आपके पास माइका, और जो क्रूज मिसाइल स्कैल्प, और एग्जॉस्टिव मिसाइल फॉर सी शिपिंग ऑन द सी, उनके अगेंस्ट। और थर्डली जो है ये एक बड़ी रिफ्यूलिंग रोल भी अदा कर सकता है। बाकी एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग करने के लिए रफाल को कन्वर्ट किया जा सकता है टैक्टिकल बैटल एरिया में रिफ्यूल करने के लिए। इतनी सारी उपलब्धियां इस जहाज में, और इसकी रेंज सबसे अधिक है। बम्बाला से बैठे या पाकिस्तान का या चाइना का, दोनों एरियाज के क्या कहते हैं वो एयरफील्ड को वो कंट्रोल कर सकता है। और लास्टली इसके टर्न अराउंड टाइम, मेंटेनेंस, इसलिए और जैसे कि इसका नाम इसका जो है, इसके जो हैमर मिसाइल जो है, तो हैमर मिसाइल एक उसका नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटर्नल रेंज, इसीलिए इसका नाम हैमर रखा गया है। क्योंकि इस मिसाइल की रेंजेस चेंज हो सकती हैं। आप मॉड्यूल रखिए, वॉरहेड चेंज करिए, 125 से लेकर 250-300 तक रेंज हो सकती है इसकी। इसीलिए ये एक बहुत ही गेम चेंजर फाइटर एयरक्राफ्ट। बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। और जो बात कह रहे हैं ना यहाँ पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, मुझे लगता है उसको मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं साहब इसका ओमनी रोल है, मतलब ये कई तरीके की भूमिकाएं निभा सकता है। एक तरीके से आसान जबान में कहा जाए तो ये हरफन मौला लड़ाकू विमान आ रहा है, और इसी वजह से इसको देखकर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, दुश्मन के तो पसीने छूट रहे होंगे सर, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों इस वक्त सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। देखिए, पसीने छूटने की बात है, वो होगी आगे में। अगर मेरे खिलाफ रफाल होगा तो मेरे भी पसीने छूटेगा। मैं तो फाइटर पायलट हूं, मैं बता रहा हूं आपको। यह ऐसा जहाज है, इसका सामना करना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हमारे पास जो और जहाज है वो कम नहीं है। कि सुखोई 30 MKI, मिराज, इनका कॉम्बिनेशन, रफाल का और सुखोई 30 MKI का कॉम्बिनेशन सबसे जबरदस्त होगा। ये और सता रहा है चीन और पाकिस्तान को। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि इसके साथ साथ हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, और खास बात आपको बता दूं, लड़ाई जब होती है उसकी जमीनी जीत तब होती है जब आपकी आर्मी एडवांस करती है। आर्मी एडवांस ढंग से करे, एयरफोर्स मदद करती है, और इसमें रफाल जैसे एयरक्राफ्ट की भूमिका और भी अच्छी होगी, क्योंकि इसके जो वेपन सिस्टम है वो हार्ड से हार्ड सरफेस टारगेट, बंकर, माउंटेन बंकर, ये सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी मिसाइल सिस्टम है। बिल्कुल विंग कमांडर साहब, हमको याद है कल ही हम लोगों ने 21वीं सालगिरह बनाई करगिल विजय दिवस की, और करगिल की लड़ाई में भी जो भारतीय वायुसेना का रोल था, उसके बगैर भारत की सेना की जीत को नहीं सोचा जा सकता था। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हुए पाकिस्तानी जो समर्थक आतंकवादी थे, दुश्मन थे हमारे, उनको वायुसेना ने उन तमाम कैंप्स को नस्तनाबूद किया था। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे विंग कमांडर साहब, क्योंकि आप तो खुद फाइटर पायलट हैं, हमारे पास अभी 5 राफेल आ रहे हैं, कुल 38 आने हैं, कुल 36 आने, माफ करिएगा। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या हमारे जो पायलट्स हैं अब आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो केवल 10 से 12 पायलट ही ट्रेंड हुए हैं, एक पूरी स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जब राफेल का अगली खेप आए तो हमारे पास राफेल उड़ाने वाले पायलट्स भी तैयार हों? उसमें कितना टाइम लगता है? अभी कुछ नहीं, जो फुल्ली ऑपरेशनल पायलट होता है उसको 2-3 सॉटी में तो चला जाता है, और उसके बाद में उसको 1.5 महीना नहीं लगेगा ऑपरेशनल ग्रेड लेने में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको 40 ऑपरेशनल सॉटीज चाहिए, वो व्हीकल कर लेंगे। और दूसरी जगह भी ट्रेनिंग हो रही है, स्क्वाड्रन में भी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है, रफाल के ट्विन सीटर जो ट्रेनर है वो भी है। और आपको एक और बात बता दूं, रफाल में नेवल वर्जन भी है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है। भारत को अब उसको वो जहाज भी लेना चाहिए
ताकि नेवी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, ग्राउंड इक्विपमेंट, एयर क्रू, ग्राउंड क्रू सारा का सारा सम्मिश्रण हो सके। एक फोर्स वो अपने आप फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो आप जो बात कह रहे हैं विंग कमांडर साहब, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार चलाता हूं, अगर मैं मारुति की कार चला सकता हूं तो मैं टोयोटा की कार भी चला सकता हूं। तो अगर कोई पायलट है तो उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता है चीजों को सीखने में। आप मेरे को बताइए, मारुति 800 चला रहे हो या बिलोनो जो भी चला रहे हो, आपको टोयोटा चलाने का टाइम लगेगा, आधा घंटे में आप सीख जाएंगे। अरे मैंने आधे घंटे में क्या कहते हैं मैनुअल गियर से क्या कहते हैं ऑटोमेटिक गियर में मैंने कन्वर्ट कर लिया था आधे घंटे के अंदर। तो इसकी क्या बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे मनगढ़ंत हमने इसको कठिनाइयां बनाई हुई हैं। ये सारा का सारा आप देखिए एकदम से खत्म हो जाएगा ये। और जब तक लड़ाई की बात शुरू भी नहीं होगी, हमारे पास पायलट 50-60 पायलट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। प्रफुल्ल सर, मुझे लगता है कि वो जो कॉम्बिनेशंस पर आप बात कर रहे थे ना, उसको थोड़ा सा आपको और एक्सपैंड करना चाहिए सर दर्शकों को, कि किस तरीके से ये राफेल लड़ाकू विमान जो आ रहा है और हमारे पास जो पहले से मिग है, सुखोई है, उसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस तरीके से डेडली हो सकता है, मारक हो सकता है दुश्मन के लिए। प्रफुल्ल सर देखिए, ऐसा है कि जब आपके पास में 11 के करीब एयरफील्ड तिब्बत और उसके इलाके में चाइना के पूरा ऊपर से लेके तिब्बत से लेके नीचे तक अरुणाचल की तरफ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। कोई ज्यादा डिस्टेंस पे, कोई ज्यादा हाइट पे है। हर एक राफेल और सुखोई 30 MKI की रेंज में है। बात सारी ये है। और मिराज के भी रेंज में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैगुआर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर राफेल और सुखोई 30 MKI और मिराज जो है ये अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, एयर डिफेंस रोल कर सकते हैं। पर जो जैगुआर है वो ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, उसको एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे ये। तो हालांकि उसमें भी एयर डिफेंस मिसाइल लगी हुई है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है। और जो राफेल की मैं बात कर रहा था, उसके वेरियस रोल्स हैं, जो ओमनी रोल मैं बोल रहा था। आप जैसे कि आप गए हैं यहाँ पे सरगोदा में अटैक करने बॉम्ब लेके, वहां पे आप पे अटैक होता तो आप डॉग फाइट में भी लग जाएंगे। और आप अगर ग्राउंड एस्कॉर्ट कर रहे हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को और आप एस्कॉर्ट में हैं, तो आप दोनों को रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड अटैक वेपन है तो वो भी कर सकते हैं, एयर डिफेंस वेपन है वो भी कर सकते हैं। ये ओमनी रोल है। पर ये नाइट रेकी भी कर सकता है, ये नाइट स्ट्राइक भी कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन कैरी करता है। और इसकी इतनी टाइप की मिसाइल जो मैंने आपको बताई, चाहे हैमर, चाहे मिटियोर, चाहे स्टार, ये सारी की सारी एग्जॉस्टिव जो है इसकी विंग मिसाइल और इसकी क्रूज। आप जो बात कह रहे हैं ना विंग कमांडर बख्शी साहब, हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं मिसाइल्स वाली। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी यहां प्ले कर दिया जाए जिसमें मिसाइल के जरिए कैसे हमला किया जाता है। देखिए, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हालांकि ये कमर्शियल फुटेज है, ये सिंबॉलिक है, लेकिन ये मिसाइल निकली राफेल से और दुश्मन के ठिकाने पर सीधे चली गई। एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसके जिक्र विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब कर रहे हैं। और इसीलिए इसको बोल रहे हैं न्यू एज एयरक्राफ्ट, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। ये एक तरीके से भारत के पास बहुत बड़ी ताकत आज के बाद होने वाली है। हमारे दुश्मनों को, आपको याद होगा अभी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जब पाकिस्तान पर हमला किया था, तो हमारे पायलट्स ने मिक्स से जाकर उनके चक्कर छुड़ा दिए थे। और ये तो अब राफेल उनके पास आ गया है। जब भारतीय वायुसेना में राफेल आ जाता है तो परिस्थिति किस हद तक भारतीय पायलट्स की, भारतीय वायुसेना की मजबूत होती है, वो हम समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, जो और मजबूत बनाती है। एक चीज विंग कमांडर साहब और जानना चाहूंगा मैं आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कि इस राफेल के कंटेम्पररीज, इसकी कोई प्रतिद्वंदी लड़ाकू विमान है हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास, चीन के पास या पाकिस्तान के पास, जिससे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है, जरूरत है? देखिए, जो है F-16 वगैरह जो हैं वो तो पहली जनरेशन के हैं, वो MiG-29 और सुखोई की कैटेगरी के हैं। वो इनका सामना नहीं कर सकते। ये J-20 की जो कर रहे हैं, ये F-22 की कॉपी है। इनमें जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या दो खूबियां और होती हैं। एक तो सुपरसोनिक सुपर क्रूज, यानी कि कॉन्स्टेंटली सुपरसोनिक स्पीड पे बहुत जाना। जब सुपरसोनिक जाता है तो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल कंजम्पशन 3 गुना ज्यादा हो जाता है।
कईयों का 4 गुना ज्यादा हो जाता है। तो ये जो ऐसा इंजन बनाया जाता है और ऐसे ढांचे में ढाला जाता है कि अगर एक एयरक्राफ्ट को आफ्टर बर्नर ना खोलना पड़े। आफ्टर बर्नर जब खोलते हैं तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होती है। तो रफाल जैसा एयरक्राफ्ट और J-20 जैसा एयरक्राफ्ट जिसमें सोनिक क्रूज की मिसाइल सुपरसोनिक उपलब्ध है, वो रफाल में है और J-20 में है। पर रफाल का ज्यादा स्थिति में रह सकता है और दोनों स्टेल्थ हैं। स्टेल्थ मीन पार्शियल स्टेल्थ, दोनों वो टोटली स्टेल्थ नहीं है, मतलब उनका रडार पे सिग्नेचर बहुत कम होता है। पर ये देखा गया है J-20 का रडार सिग्नेचर ऐसा स्टेल्थ नहीं है। उसको अभी अब इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज ने उसको पकड़ लिया था जब वो लेके और तिब्बत के ऊपर फ्लाई कर रहा था, तो हमारे सुपर 30 MKI के रडार ने उसको पकड़ लिया था। मतलब उसकी स्टेल्थ क्वालिटी कोई काम नहीं आती, सिर्फ बनावटी दिखाओ, एक प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है जी। तो ये बातें हैं और उसकी अभी इतनी खूबी नहीं, मनूवरेबिलिटी रफाल की ज्यादा है। बिल्कुल। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे मुझे लगता है हम ये बातचीत जारी रखते हैं सर। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं क्योंकि ये रफेल की पहली खेप जो परसों भारत पहुंचेगी, उड़ान भर चुके हैं ये 5 लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के लिए।